हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी मेरे भाई? यदि आप यूपी टेट 2026 में एसएसटी लिए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। अभी तक हम लोगों ने 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। ये वीडियो सिर्फ प्रैक्टिस सेट नहीं है, ये वीडियो आपका अंतिम रिवीजन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट बताए जाते हैं जो एक तरह से आपका रिवीजन क्लास होता है। तो आइए मैं बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ आज के पहले प्रश्न के साथ। बताइएगा मेरे भाई, प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? 4 विकल्प आपके सामने है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। मेरे भाई, सही विकल्प आपको बताना है कि सही विकल्प आपका क्या होगा। देखिए मेरे भाई, अगर बात करें सही विकल्प की तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट हो जाएगा, यानी अलाउद्दीन खिलजी। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी जो अपने आप को सिकंदर ए सानी कहता था, यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि उसने धारण कर ली थी खुद ब खुद। क्यों? क्योंकि देखिए मेरे भाई, 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया और देवगिरी पे आक्रमण के फलस्वरूप क्या हुआ कि वहाँ विजयी हो गया, और विजयी होने के साथ और उसके साथ कई सारे सैन्य विजय प्राप्त किया, लेकिन खासकर जो 1296 में देवगिरी पर आक्रमण किया था उससे उत्साहित होकर के, उस जीत से प्रसन्न होकर के, और उसने खुद को सिकंदर ए सानी घोषित कर दिया, यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण कर ली। मेरे भाई, यहाँ पे लिखने में थोड़ी मुझे परेशानी हो रही है, चूँकि लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब अधिक से अधिक आप चीज़ों को सुनिए, याद करिए और ध्यान में रखिए। आपको एक बार में एक बात क्लियर ना हो, वीडियो एक बार में देखने से ना हो, तो मेरे भाई एक बार फास्ट करके दोबारा से वीडियो देखिएगा, ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाए। मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ सभी महत्वपूर्ण है, उसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब लिखी नहीं जा सकती हैं, क्योंकि अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। मेरे भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ध्यान रखिएगा कि वह सुल्तान बनने से पहले कड़ा मनिकपुर का सूबेदार था पहले, ठीक है ना। अच्छा, उसी के समय हुआ क्या एक बार कि दिल्ली में हाजी मौला ने उसका विद्रोह कर दिया था, जिसके कारण हुआ क्या कि हमीउद्दीन ने उसे मार डाला। किसे? हाजी मौला को। मेरे भाई, कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसे ध्यान रखिएगा। पहली बार, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत में पहली बार एक बड़ी अस्थाई सेना का गठन करता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखिएगा, पहली बार अस्थाई सेना का गठन जिसने किया उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। और यहीं से एक बात और आप ध्यान रखिएगा मेरे भाई, कि सैनिकों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए उसने हुलिया रखने की प्रथा और घोड़ों को दागने की भी प्रथा शुरू की थी। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न आपके सामने है, ध्यान रखिए। प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों के लिए बनाया गया विभाग दीवाने रियासत किससे संबंधित था? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। यानी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रशासनिक सुधार के लिए, ठीक है ना, एक विभाग बनाया गया दीवाने रियासत। प्रशासनिक सुधार था उसमें और आर्थिक सुधार। अब आपको ये बताना है कि वो दीवाने रियासत किससे संबंधित था? सेना के प्रबंधन से, या फिर जासूसी और गुप्तचर व्यवस्था से, व्यापार और बाजार नियंत्रण से, या खेती और कृषि से? तो मेरे भाई बहुत सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। व्यापार और बाजार नियंत्रण से संबंधित था मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। और उस बाजार नियंत्रण में जो बाजार का अधीक्षक होता था मेरे भाई, उसे सहनाए मंडी कहा जाता था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। प्रश्न है आपके सामने कि अमीर खुसरो, जिन्हें तोताए हिंद भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? बताइए, वो कौन सा सुल्तान था जिसके दरबारी कवि अमीर खुसरो थे? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प बी आपका सही हो जाएगा, यानी अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो, जिन्हें तोताए हिंद भी कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक और बात अमीर खुसरो से आप ध्यान रखिएगा, सितार और तबले का आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है अमीर खुसरो को, यानी भारतीय संगीत में जो सितार और तबले का आविष्कार है उसका श्रेय दिया जाता है अमीर खुसरो की, उन्हीं की देन है, ठीक है ना। और एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रसिद्ध सेनापति था मलिक काफूर, जिसने उसके दक्षिण भारतीय अभियानों का सफल नेतृत्व किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें
कि स्थापत्य कला के क्षेत्र में कि उसने कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्माण करवाए। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, अलाई दरवाज़ा पहला, हौज खास दूसरा, सीरी का किला है और जमात खाना का मस्जिद है। ये महत्वपूर्ण निर्माण करवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ तथा रणथंभौर पर आक्रमण किया था, जिसमें चित्तौड़ के शासक राजा रतन सिंह थे। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी पर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ की रचना की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें आया सामने तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कि पद्मिनी पर पद्मावत नामक एक ग्रंथ लिखा गया है, जिसे किसने लिखा है? मोहम्मद जायसी ने लिखा है, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है ना, पद्मावत ग्रंथ सवाल पूछा जाएगा, पद्मावत ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पद्मिनी कौन थी जिसके ऊपर पद्मावत लिखा गया? तो यह राजा रतन सिंह की पत्नी थी। ठीक है ना। अच्छा, राजा रतन सिंह पे चित्तौड़, जो कि राजा रतन सिंह चित्तौड़ के शासक थे, तो इन पे आक्रमण कौन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। तो प्रश्न आपके सामने ये है कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए विशेष प्रयास किए और नहरों का निर्माण करवाया? बताइए कौन था? देखिए मेरे भाई, सही विकल्प हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक। ध्यान रखिएगा, 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना करता है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है ना। अच्छा, उसने क्या किया? किसानों के सुधार के लिए और कृषि में अच्छा करने के लिए उसने नहरों और कुओं का निर्माण करवाया था। ठीक है ना। गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो शाह के शासन को समाप्त करके और 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अच्छा, अगर हम बात करें कि इसका वास्तविक नाम क्या था, तो गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक कहा जाता है इसको, ये भी आपको ध्यान रखना है। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दीपालपुर का ये सूबेदार पहले रह चुका था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। शासन मतलब शासक बनने से पहले ये सूबेदार था। ठीक है ना। और इसने दिल्ली के ही निकट एक तुगलकाबाद नामक नया शहर बसाया। इसकी ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि खिलजी वंश के किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था और पैगंबर के सेनापति की उपाधि ली थी? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक है ना, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद शासक बनता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जिसे कुतुबुद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये अपने आप को स्वयं ही खलीफा की उपाधि धारण कर लिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अच्छा, स्वयं को खलीफा घोषित करने के साथ ही उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि भी धारण कर ली थी। ठीक। अच्छा, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जो सुल्तान बनने से पहले बुलंदशहर का इक्तादार था, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, और कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है वह ये होगा, ध्यान रखिएगा कि 1296 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या हो जाती है। ठीक है ना। और गयासुद्दीन तुगलक के मरने के बाद यानी 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जूना खां के नाम से भी जाना जाता था, वह दिल्ली का सुल्तान बना। ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 1829 में राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से सती प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंध करने वाले भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है कि इसका सही विकल्प क्या होगा। देखिए मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिक, विकल्प बी ठीक हो जाएगा आपका। 1829 में ना राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत इन्हें भारत का पहला गवर्नर जनरल भी बनाया गया। ये भी ध्यान रखिए, किसे? लॉर्ड विलियम बेटिक को। मेरे भाई, अगर विलियम बेटिक के मूल रूप से बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी था, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। विलियम बेटिक
बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है ना। साथ में भी याद रखना है कि 1835 ईस्वी में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। अच्छा, इन्हीं के समय मैकाले की सिफारिशों को लागू करते हुए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया 1835 में। ठीक है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा की समाप्ति के लिए कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि 1830 ईस्वी में बालिका हत्या को प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है ना। तो इससे लॉर्ड विलियम बेंटिक से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न ये है कि ब्रिटिश अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की थी, बताइए। तो देखिए मेरे भाई, इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वह हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। विकल्प सी आपका बिल्कुल ठीक होगा। देखिए होता क्या है, लॉर्ड वेलेस्ली जो 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक उनका कार्यकाल था। ठीक है ना। और वेलेस्ली ने सिविल सेवा में नियुक्त होने वाले नए ब्रिटिश अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करवाता है। ठीक है। और यह अपने आप को खुद को बंगाल का शेर कहता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछा जाए कौन सा गवर्नर जनरल अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, तो लॉर्ड वेलेस्ली। ध्यान रखिएगा, बात समझ में आ रहा है ना। वेलेस्ली भारत में अपनी सहायक संधि की नीति के लिए विख्यात है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें होता क्या था, तो इसके तहत भारतीय रियासतों को कंपनी की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। ठीक है ना। इसी के समय ध्यान रखिएगा कि 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। मेरे भाई, अगर हम बात करें कि इसके कार्यकाल में एक और युद्ध हुआ था, द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध, जो 1803 से 4 तक चला, और 1802 में बेसिन की संधि इसी के कार्यकाल में हुई। ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मेरे भाई। तो प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय इतिहास में किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, बताइए। देखिए, इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड चार्ल्स मैकॉफ। देखिए, अपने कार्यकाल में क्या करता है मेरे भाई कि प्रेस पर से नियंत्रण पूरी तरह से हटा देता है, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इसके ठीक पहले लॉर्ड एडम्स जो 1823 ईस्वी में, ठीक है ना, उसने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगर बात करें मैडकॉफ की से पहले, ध्यान रखिएगा, मैडकॉफ से पहले लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे, जिनका कार्यकाल 1813 से 23 के बीच में रहा, उसने भी प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें मेरे भाई इससे संबंधित लॉर्ड मिंटो के बारे में, लॉर्ड मिंटो प्रथम ने वर्ष 1809 में राजा रंजीत सिंह के साथ होने वाले अमृतसर की संधि के लिए चार्ल्स मैडकॉफ को ही भेजा था, ये आपको ध्यान रखना है। मैडकॉफ से संबंधित ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस एकमात्र ब्रिटिश गवर्नर जनरल की समाधि भारत के गाजीपुर यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो देखिए मेरे भाई, अगर हम बात करें कौन से गवर्नर जनरल जिनकी भारत के उत्तर प्रदेश में उनकी समाधि है, तो है लॉर्ड कर्नवालिस। विकल्प ए बिल्कुल ठीक है। ध्यान रखिएगा, इन्हें भारत में पुलिस सेवा का जनक भी कहा जाता है, लॉर्ड कर्नवालिस को। क्यों? क्योंकि इसने प्रशासनिक सुदृढ़ता को बहुत अच्छे से सजाया। ठीक है ना। इसके बाद आए सर जॉर्ज वार्लो, ठीक है ना, जिनका कार्यकाल 1805 से 7 ईस्वी तक रहा। इनकी मुख्य घटना ये थी कि 1806 में इन्होंने क्या किया, बेल्लोर विद्रोह हुआ इनके शासनकाल में। उसमें होता है क्या मेरे भाई, तो भारतीय सिपाहियों ने क्या किया, कंपनी की सेवा शर्तों के प्रति अपना विरोध जताया। और ध्यान रखिएगा, जॉर्ज वार्लो की अगर हम बात कर रहे थे, तो जॉर्ज वार्लो के ही समय 1807 ईस्वी में दासों के व्यापार पर रोक लगाई गई। एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न यह है कि भारत में किस, क्वेश्चन नंबर 10, यानी भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान दास प्रथा का
पूर्ण रूप से उन्मूलन यानी समाप्त कर दिया गया था। बताइए वह कौन सा गवर्नर जनरल था? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें कि दास प्रथा को पूर्ण तरीके से समाप्त करने की, तो इसका सही जवाब है वह है लॉर्ड एलनबरो। ध्यान रखिएगा, विकल्प सी सही है, लॉर्ड एलनबरो। मेरे भाई इससे संबंधित कुछ आपको महत्वपूर्ण फैक्ट मैं बताऊं। देखिए होता क्या था मेरे भाई, पहले इसको समझिए। पुराने ज़माने में इंसानों को जानवरों की तरह खरीदा जाता था और बेचा जाता था, जिसे दास प्रथा कहते थे, ठीक है ना। लॉर्ड एलनबरो ने क्या किया, भारत आते ही सबसे पहले इस अमानवीय सिस्टम पर ही चोट कर दिया। और 1843 में मेरे भाई, कब? 1843 में, ध्यान रखिएगा, एक्ट 5 के तहत गुलामी प्रथा को, इस दास प्रथा को पूरी तरह गैर कानूनी घोषित कर दिया और इसे खत्म कर दिया, ठीक है ना। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा, इसी के समय 1843 में ही, कब? 1843 में ही सिंध प्रांत को पूरी तरह ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है ना। अच्छा, इनसे पहले थे लॉर्ड ऑकलैंड थे, ठीक है ना। इनसे पहले लॉर्ड ऑकलैंड थे, उनके समय जिन्होंने शेर शाह सूरी मार्ग है उसका नाम बदल करके जीटी रोड रखा था, ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो आप जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि पिंडारियों के दमन का श्रेय निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल को दिया जाता है? बताइए। तो देखिए, अगर इसका सही जवाब, अगर हम इसके विकल्प की बात करें, तो मेरे भाई लॉर्ड हेस्टिंग्स सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, पिंडारी असल में मध्य भारत के ऐसे लड़ाके थे जो अचानक से हमला करके और सामानों को लूट लेते थे। वे अंग्रेजों और जो स्थानीय मतलब आसपास के जो राजा होते थे उनके लिए बहुत बड़े सिरदर्द बन चुके थे, ठीक है ना। जब लॉर्ड हेस्टिंग आए तो उन्होंने एक बहुत बड़ा सैन्य अभियान चलाया और इन पिंडारियों के पूरे नेटवर्क को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, मतलब दमन कर दिया, ठीक है ना। तो पिंडारियों की सबसे अच्छी बात यह थी कि इसमें कोई धार्मिक भेदभाव नहीं था। इनके दल में हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर लड़ते थे। इसी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने नेपाल के राजा को हरा करके, ठीक है ना, 1816 में, कब मेरे भाई? 1816 में संगोली की संधि की थी, जिससे आज जो भारत नेपाल बॉर्डर तय हुआ है, इसी संगोली कहिए या सुगौली कहिए, कहीं कहीं संगोली मिलता है, कहीं सुगौली मिलता है। तो दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि 1816 में होता क्या है, सुगौली की संधि होती है। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। ये आपको ध्यान रखना है और उसी के तहत भारत और नेपाल के बॉर्डर को तय किया गया, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लॉर्ड वेलेस्ली के काल में वर्ष 1802 में मराठों के साथ होने वाली बेसिन की संधि पर किस मराठा पेशवा ने हस्ताक्षर किया था? तो मेरे भाई सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, यानी बाजीराव द्वितीय। ध्यान रखिएगा, मराठा साम्राज्य के आखिरी दिनों में आपस में बहुत फूट पड़ी थी। जब होलकर की सेना ने पेशवा बाजीराव द्वितीय पर हमला किया तो ये अपनी जान बचाकर अंग्रेजों के पास भाग गए थे, ठीक है ना। अंग्रेजों ने मौका का फ़ायदा उठाया और फिर 1802 में मेरे भाई, कब? 1802 में उसने बेसिन की संधि पर साइन करा लिए। इस संधि के जरिए पेशवा ने अपनी आज़ादी अंग्रेजों के हाथों में गिरवी रख दी थी, ऐसा समझ लीजिए। और यह संधि लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुई थी और इसी का नतीजा, ठीक है ना, इसी का नतीजा था कि आगे चल करके दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, सॉरी दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 1824 में हुआ बैरकपुर सैन्य विद्रोह निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के शासनकाल की मुख्य घटना है थी? तो देखिए मेरे भाई, इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वह हो जाएगा लॉर्ड एमहर्स्ट, ठीक है ना, लॉर्ड एमहर्स्ट। विकल्प ए बिल्कुल ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये बात कब की है? 1824 की। अच्छा, होता क्या है, इसकी पहले पूरी घटना हम समझते हैं। इसमें क्या था मेरे भाई, बैरकपुर के विद्रोह की बात अगर करें तो हमारे दिमाग में सबसे पहली बात आती है 1857 के मंगल पांडे की क्रांति वाली बात। लेकिन इससे भी पहले 1824 में बैरकपुर में एक और बड़ा सैन्य विद्रोह हुआ था और उस समय अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को समुद्र पार करके बर्मा, जो वर्तमान में म्यांमार है, जाकर लड़ने को कहा। लेकिन हिंदू धर्म में समुद्र पार जाना उस समय पाप माना जाता था।
सैनिकों ने मना कर दिया और विद्रोह कर दिया। उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड एमहर्स्ट, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, उसी के समय पहला आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 1824 से लेकर के 1826 तक, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जो यांडबू की संधि के साथ समाप्त हुआ था। चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में वर्ष 1822 में काश्तकारों यानी जो किसान थे उनके अधिकारों के रक्षा के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया था, बताइए। तो सही विकल्प है काश्तकारी अधिनियम, मतलब टेनेंसी एक्ट, विकल्प बी आपका ठीक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए, अंग्रेज जमींदारों के जरिए किसानों से बहुत ज़्यादा टैक्स वसूलते थे, खूब अंधाधुंध टैक्स वसूलते थे, और जो किसान लगान नहीं दे पाता था ना, उसे उसकी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। और किसानों के इसी शोषण को रोकने के लिए और उन्हें ज़मीन पर कुछ कानूनी हक देने के लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1822 में, मेरे भाई कब, 1822 में टेनेंसी एक्ट यानी काश्तकारी अधिनियम पास किया था, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध उसके शासनकाल में हुआ 1817 और 18 में, जिसमें मराठों को पूरी तरह से हरा करके पेशवा का पद ही हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, यह भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में चर्बी युक्त कारतूसों के विरोध में विद्रोह करने वाले मंगल पांडे किस नेरेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। तो वह विकल्प सही होगा ऑप्शन नंबर बी 34वें, ठीक है ना। अच्छा, इनकी कहानी आप पहले समझ लीजिए, इनकी क्या कहानी है। तो इनकी कहानी है कि 1857 की क्रांति की पहली चिंगारी मंगल पांडे ने ही सुलगा दी थी। हुआ क्या था, पश्चिम बंगाल की बैरकपुर छावनी में अंग्रेजों की सेना ने जो 34वीं नेरेटिव इन्फेंट्री थी, यानी जो पैदल सेना की 34वीं टुकड़ी थी, उनके सिपाही थे मंगल पांडे। और जब उन्हें पता चला कि नई जो राइफल आई है ना, उसमें करतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा है, तब उनका जो सब्र था वो टूट गया और फिर उन्होंने 29 मार्च 1857 को विद्रोह शुरू कर दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये मंगल पांडे का यह गुस्सा इस महान क्रांति का उस समय का तत्कालीन कारण बना था, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सामूहिक रूप से क्रांति कब शुरू हुई थी, तब आप ध्यान रखिएगा 10 मई, कब मेरे भाई, 10 मई 1857, 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से शुरू हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचकर किसे भारत का बादशाह घोषित किया। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, विकल्प सी बहादुर शाह जफर को, ठीक है ना, ध्यान रखिए, किसे, बहादुर शाह जफर। देखिए, 10 मई को विद्रोह करके रात भर में दिल्ली लोग पहुंचे और फिर 11 मई की सुबह लाल किले पर कब्जा किया और वहां रह रहे अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जबरदस्ती अपना नेता चुन करके और भारत का सम्राट घोषित कर दिया, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। अच्छा, इस दिल्ली के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने अपने 2 सबसे क्रूर अधिकारी भेजे थे, एक था निकलंस था और दूसरा था हडसन, ठीक है, हाँ, ये 2 लोग थे, बात समझ में आ रहा है ना। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह जफर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के जगदीशपुर क्षेत्र के विद्रोह का सफल नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो मेरे भाई विकल्प डी सही हो जाएगा, बिहार से। जगदीशपुर कहाँ है मेरे भाई, तो ये बिहार में है, ध्यान रखिएगा, बिहार के आरा भोजपुर जिले में है, ठीक है ना। यहीं से बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार का नेतृत्व कर रहे थे, जगदीशपुर से। अगला सवाल है, अच्छा ध्यान रखिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, 80 साल की उम्र में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे भाई, कौन, ये आपके बाबू वीर कुंवर सिंह जी, ठीक है ना। अच्छा, कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें लखनऊ से, तो बेगम हजरत महल उस समय लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी। कानपुर से नाना साहब और उनके सेनापति थे तात्या टोपे, वो 2 लोग कमान को संभाले हुए थे वहाँ से। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, ठीक है ना, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सैन्य पुनर्गठन और सैनिकों के अनुपात को तय करने के लिए किस आयोग का गठन किया था, बताइए। तो सही विकल्प है पील आयोग, विकल्प बी आपका सही है, ध्यान रखिएगा।